अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने आज भी अपने दलाइल जारी रखे। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि इसमें कोई तजाद नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पहले फहरिस्त जमा नहीं करवाई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील फैसल सिद्दीकी को अपनी बात दोहराने की हिदायत की। फैसल सिद्दीकी का अपने दलाइल में मजीद कहना था कि सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान एक तफरीक है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आइन इस तफरीक को तस्लीम करता है। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि यह तफरीक आइन में मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या 8 फरवरी से पहले आपकी जमात की हैसियत क्या थी। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि 8 फरवरी से कबल हम सिर्फ सियासी जमात थे, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद हम पार्लिमानी जमात बन गए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि इस बात का अदालत के सामने जो मामला है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी पार्टी का इस मौके पर तस्करा करना गैर मुतल्लिका है, बेहतर होगा कि सियासी जमात और केस पर फोकस करें। जस्टिस मुनीब अख्तर का मजीद कहना था कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा, आजाद उम्मीदवार वही होगा जो बयानी हल्फी देगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में PTI का उम्मीदवार जाहिर किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि फिर इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आजाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान हो या ना हो वो एक अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आजाद करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को खुद ही आजाद तस्लीम करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले को इस सारे तनाज़े की वजह करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से कबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की एक पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर कहा था कि कोई इशू हो तो रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो PTI को नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए होते तो ये सारे मसले हल हो जाते। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी उठाया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वो ये शिकायत हमारे सामने तो नहीं लेकर आए। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि हम बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं, हमें देखना था कि वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। जस्टिस शाहिद वहीद ने वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया था, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने बेंच को बताया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया गया था और ये अब हतमी हो चुका है। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि अगर फैसला हतमी हो चुका है तो अब बहस का क्या फायदा। वकील फैसल सिद्दीकी का दलाइल देते हुए कहना था कि सारे मसले हल हो जाते अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती। फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि अगर PTI जमाती इंतखाबात करवा लेती तो आज नशिस्तों वाला मामला होता ही ना। इस अदालत पर हर चीज का मलबा ना डाले। मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 2 सियासी जमातें अपनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि उन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दी जाएं। अगर ऐसा किया गया तो फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। PTI जाकर कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दी जाएं। अदालत की जानिब से केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत का कहना है कि 24 जून से इस केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट की आज समाअत के बाद PTI मखसूस नशिस्तों के हसूल के हवाले से काफी पुरुमीद नजर आती है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला उनके हक ही में आएगा। लेकिन आज से चंद दिन पहले यही PTI चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें PTI के मुकदमात ना सुनने का मुतालबा कर रही थी, जबकि आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर वकील भी हैं नईम हैदर पंजोता साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सीनियर माहिर कानून है हसन रजा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं पंजोता साहब, बहुत सारे सवालात, कल साइफर केस के अंदर भी एक बड़ी विक्ट्री आप लोगों के लिए हमने देखा कि आई। आज भी जो रिजर्व सीट्स का मामला
है, बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स है, मैं उस पर बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस को हमारे केसेस से अलग हो जाना चाहिए, हमें उन पर एतमाद नहीं है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने आके फरमाया जी कि हमें मुकम्मल एतमाद है। तो ये फासला बिल्कुल कम एतमाद से मुकम्मल एतमाद तक का कितनी जल्दी कैसे आप लोगों ने तय कर लिया ये सफ़र जो है? बहुत शुक्रिया। देखें, कोर कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूं और वहां पर तमाम केसेस के हवाले से बातचीत की गई। आप देख लें कि रीसेंट हेयरिंग के अंदर भी खान साहब ने जब 8 फरवरी के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की और फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो उस वक्त भी खान साहब को चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया था कि आप जो है ये बात ना करें, ये इस वक्त उस केस की समाअत नहीं है। तो अगर धरना केस हो तो उसके अंदर अगर आप ये कहें कि जो जनाब उस वक्त अगर रोक लिया जाता तो आज ये 9 मई ना होता। और इसी तरह से आप दीगर केसेस के अंदर रिमार्क्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या इमरान खान साहब या उसके अलावा किसी के हवाले से दें तो डेफिनेटली फिर इतराज़ तो आएगा, बात तो आएगी। और हमारी दरखास्तें अगर आप पेंडिंग रखेंगे तो हमें इतराज़ होगा। यही डिसीजन हुआ था कि वो हम इसके ऊपर डिमांड रखें कि वो तमाम जितने भी केसेस हैं उनसे अलहदगी करें। अब क्योंकि इस केस की हद तक जो है वो मामला लीगल कमेटी को भिजवाया गया था जिसमें ये सारी डिस्कशन भी हुई केस के अंदर कैसे इसको उनको हटाया जाए। तो आपको पता ही है कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्त क्योंकि टाइम की कमी और सारा मामला आपके नज़र में है तो हम चाह रहे थे कि जो भी फिर फैसला आना है वो दें। और बार का बड़ा रिएक्शन भी आया था आप लोगों के इस मुतालबे पे, कहीं वो तो फैक्टर नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट बार कहा जा रहा है कि अभी जो इस केस के रिमार्क्स कुछ आ रहे हैं उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी लग रही है आपके लिए, तो क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि आप लोगों ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार की अगर बात की जाए ना तो सुप्रीम बार क्योंकि उसमें जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो सारा एक विंग है, वो ज़्यादा PMLN से उनकी ज़्यादा है एफिलिएशन है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के काम में मुदाखलत होती है, उनके ऊपर जो है वो बात की चीत की जाती है कि जनाब हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ये इस तरह से केस की समाअत क्यों करें, जहाँ पर वो हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि बताएं कि कैसे सर्वेलेंस होती है, कैसे जजेस के कमरों में कैमरे लगते हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस जो है वो सारा हो रहा है, कैसे ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसे पब्लिक किया जाता है। तो उस बात के ऊपर आप देख लें कि तारड़ साहब हों या दीगर उनको आकर दुख लगता है, हालांकि वो वकील हैं और बार को भी सारा वो करते हैं। तो और दूसरी चीज़ आपको ये भी मिलेगी कि जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हक में नहीं बोलते और जिस जगह के ऊपर काजी साहब नाइंसाफियाँ करते हैं और हम अगर एक बात करते हैं पोलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की, तो उस हवाले से अगर उस पूरी जमात को तमाम लोगों को और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, जो पैमरा पाबंदियाँ लगा रहा है, जो बोलने के ऊपर एतराज़ात हैं, जो लोगों को अगवा किया जाता है, जो सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है, फिर हैदराबाद वो जाकर शायर मिलते हैं और सारा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर बात हम करते हैं तो क्या हम गलत करते हैं? और दहशतगर्दी की दफात लगाकर वकला के ऊपर FIR दर्ज की गई, झूठा मुकदमा बनाया गया, मेरे ऊपर बनाया गया। आपने देखो कि उस वीडियो के अंदर मैंने तो कहीं नहीं मुक्का मारा, आपने देखो कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं अलामिया जारी हुआ, कहा हो कि हम वकला के साथ खड़े हैं। ये नहीं करेंगे क्योंकि वोट लेने के लिए आएंगे। ये कहती हूँ कि जो चीज आप लोगों के लिए फेवरेबल है उसको आप सपोर्ट करते हैं, जो किसी और नहीं फेवरेबल की बात नहीं है। देखें, अगर जजेस जो है वो सर्वेलेंस का मामला चेक कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए तो वो हमारे लिए कैसे फेवरेबल है? अगर वो बात करते हैं कि हमारे काम में मुदाखलत ना हो और कोई भी इदारा जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, मुल्क जो है वो कानून के मुताबिक चलेगा, ना कि कोई एजेंसी चलाएगी, तो उसमें हमारी फेवर में कौन सी बात है? बियॉन्ड दैट आल्सो ना, इट्स अ लिटिल बियॉन्ड दैट, क्योंकि देखिए ना कल साइफर केस का फैसला आया, आप लोगों ने कहा कि इंसाफ की फतह हुई है, नून लीग का बिल्कुल उसके ऊपर एक और मौक़िफ़ है। कल राना सनाउल्लाह साहब भी बड़ा बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये कौन सा कंडक्ट है जहाँ पर एक बाली हो जो मुजरिम है या मुलजिम है, एक बाली बयान जमा करा दिया गया और फिर भी आप फैसला मुअत्तल कर देंगे, कहाँ पर होता है? मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करती हूँ आपसे। निहाल हाशमी साहब, सर ये अपनी मर्जी का इंसाफ जो है वो हमने फैसला कर लिया है कि हमें पसंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर आप लोग तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर ये लोग तनकीद करते हैं, जो चीज़ इसको सूट ना करे बस उस पर आप तनकीद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमें तनकीद कहा है, ना किसी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट पे हमें भी तनकीद का हक नहीं है, किसी को कहीं पर भी तनकीद का हक नहीं है। मगर एक बुनियादी चीज जो है ना वो इस्टेब्लिश किया है PTI के दोस्तों ने, वो इस तरह से हुआ है कि देखिए जब आप अदालत में जाते हो, और हम तीनों दोस्त जो हैं हम वकील हैं, एहतराम और एक होता है तहरीम। अगर आप तहरीम ना करें, एहतराम ना करें और आप सब्जेक्टिव हो जाए और पिक एंड चूज करें, देखिए वकील और एप्लीकेंट में बड़ा फर्क होता है। शायद भूल गए मेरे फाजिल दोस्त कि ड्यूरिंग इमरान खान रिजीम क्या लोग मिसिंग नहीं थे इस मुल्क में? मिसिंग पर्सन्स की क्या कमी थी? हजारों में थे उस वक्त भी, हजारों में।
और क्या मेरे दोस्त भूल गए कि उस वक्त जो ऑपोजिशन, मैं अपनी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जो भी ऑपोजिशन के लीडर होते थे उनके साथ क्या रवैया होता था? क्या भूल गए कि ऑपोजिशन की जो खवातीन होती थी, किसी को जेल से, किसी को हॉस्पिटल से उठा लिया जाता था रात के 12 बजे भी, ये भी हम ना भूलें। तो वो अच्छा होता था तो अब ठीक है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि सर ये हम नहीं, मैं तो उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन अब इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ठीक हो रहा है। मेरी बात को मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मुझे अगर आप बोलने दें तो फिर मुझे तो सर ये प्रिविलेज हासिल है ना। मैं भी यही सवाल करना चाह रही थी कि सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, हम क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ कि ये ठीक हुआ है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक हुआ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे फाजिल दोस्तों को इशू पे बात करनी चाहिए, ना कि किसी एक ऑर्डिनरी सा किसी कमेंट्स पे या किसी मुकदमे पे। सर किसी जमात का सियासी निशान छीन जाना क्या इशू नहीं है? रिजर्व सीट्स उनको ना मिलना तो तारड़ साहब को रोके ना जी। नहीं, रिजर्व सीट्स ना मिलना उनको इशू नहीं है। आपने जी जी मुकम्मल कर तो बोलना शुरू हो जाऊंगा। नहीं, मुकम्मल कर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, वरना फिर मुझे आप खुदा हाफिज़ कह दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमें चाहिए रूल ऑफ लॉ पे बात करनी, हमें चाहिए आइन और कानून पे बात करनी, हमें नहीं चाहिए कि हम किसी पर्सन ओरिएंटेड एजेंडे पे बात करें। हमें पाकिस्तान के आइन के लिए बेहतरी की बात करनी चाहिए, हमें अदालत की सुप्रीमेसी की बात करना चाहिए, उसके तहरीम की बात करनी चाहिए, एहतराम की बात करना, हकदार को हक देने की बात करना चाहिए। इजाजत है सर, मैं नहीं करना चाहिए। सवाल की इजाजत है। आज चीफ जस्टिस कोई बात आइन और कानून के मुताबिक ठीक कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हो गए, और अगर कल नहीं किया तो फिर वो बहुत अच्छे नहीं हुए। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मुल्क को लेके इमरान खान एक फर्द है, इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान। इमरान खान करोड़ नहीं है, 25 करोड़ लोग पाकिस्तान। सर मैं इजाजत है, अब आई हैव टेकन योर पॉइंट, इजाजत दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब को पैनामा डिसीजन के बाद जब निकाला गया एज प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त सिटिंग जजेस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, तो उस वक्त तहरीम ख्याल नहीं आई थी। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने खत लिखा सर, उसके बाद अता तारड़ साहब ने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आके जो लैंग्वेज और जो टोन इस्तेमाल की, उस वक्त अदालत की तहरीम का ख्याल नहीं था। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं उनसे भी सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करूंगी कि आप लोगों को सबको जब जरूरत पड़ती है आप सब लोग अपनी जो बंदूकें हैं उनका रुख, तोपों का रुख वहां कर लेते हैं अदालतों की तरफ। किसी को इसमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूं, हर किसी को करना चाहिए अपने एजेंडे, हमें खड़ा होना चाहिए आइन और कानून के साथ, हमें खड़ा होना चाहिए जमहूर के साथ। हमें उस आदमी, खा वो आदमी मेरा दुश्मन क्यों ना हो, अगर उसका हक बनता है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। मगर ये नहीं होगा कि आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी यही सवाल था कि ये होता है और ये नहीं होना चाहिए। मैं जरा हसन रजा पाशा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर एक तो इस वक्त एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि मूड या फिजा जो है वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जुड़े मुकदमात हैं इन लोगों के फेवर में दिखाई दे रही है। साइफर केस का जो कल डिसीजन है उसके बाद और आज जो मखसूस नशिस्तों वाली हेयरिंग हुई है उसमें भी लग रहा है कि फिजा बड़ी पॉजिटिव थी। आप अग्री करते हैं? आपको लगता है कि ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है शायद ये भी इनके फेवर में जा सकता है? देखिए, ये तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता चूंकि मामला सब जुडिस है और हियरिंग हो रही है। फॉर एंड अगेंस्ट ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं और मौजूद जज साहबान अपने अपने एंगल से क्वेश्चंस पुट करते हैं और लेते हैं वकला से इनपुट के जी कि इसमें आपका क्या ख्याल है या आपकी पार्टी का क्या है। तो फिलहाल अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस रिजर्व सीट्स के हवाले से क्या फैसला आएगा। जहां तक साइफर वाले केस का ताल्लुक है तो उसके लिए मैं ये अर्ज करूं कि साइफर वाला केस एक इंतहाई अहम नौइयत का केस था जिसको डे 1 से टैकल प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। एविडेंस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कलेक्ट करनी होती है वो सही नहीं की। मेन मुद्दा जो मेन क्रक्स ऑफ द केस था, वो जो मेन एविडेंस थी वो थी साइफर इटसेल्फ। साइफर को जो क्रिमिनल साइड पे वकला प्रैक्टिस करते हैं वो बेहतर समझते हैं। थोड़ा बहुत मेरा भी नॉलेज है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि उसको साइफर को अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि उसकी कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, वो अगर कब्जे में ले लेती, फर्द मकबूजी बनाती, गवाहों के दस्तखत होते और उसका कंटेंट बेशक आप ना करते शाया, उसका कंटेंट इवन जजमेंट में भी ना लेके आते और जज साहब की सेटिस्फेक्शन होती, जो ट्रायल जज है
और वो अगर उसकी बेसिस पे आगे काम चलता तो फिर शायद सजा का केस बनता था। लेकिन इसमें एक दूसरा लूप होल बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि जिसको कंसिडर नहीं किया गया पहले, जो कि बाद में एपेलेट स्टेज पे यकीनन उसको कंसिडर किया गया, वो है कि जब खान साहब को शहादत सफाई का कहा गया और उन्होंने जवाब दिया कि मैं शहादत सफाई पेश करना चाहता हूं, और फिर वो शहादत सफाई ना लेना, रिकॉर्ड ना करना, ये मुल्ज़म के साथ ज्यादती होती है, चाहे वो खान साहब हो चाहे वो कोई और मुल्ज़म है। और यकीनी तौर पे जब प्रोसीजर डिफेक्ट इस लेवल पे होंगे और प्रोसीजर को जो है वो बिल्डोज किया जाएगा तो फिर उसका फायदा लामोहल्ला तौर पे। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो आपकी प्रोसीजरल उसकी बात कर रहे हैं ना, लकूनास की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है हुकूमती कुछ सीनियर जो लोग हैं उनकी तरफ से। मैं पंजोता साहब के सामने भी ये सवाल रखूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे साइफर केस के अंदर कुछ प्रोसीजरल कमजोरियां थी। ये कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत इसके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा जी कि अदालत को इस चीज़ को इनटू अकाउंट लेना चाहिए था कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर कोई प्रोसीजरल इशू है तो आप क्या इस बात को टोटल वो कर देंगे, कतई नज़र कर देंगे कि जो बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो खुद एतराफ़ कर चुका है कि उसने ये काम किया है? देखें, सबसे पहले बताऊं तो ये केसेस सारे बनाए गए झूठे। 203 केसेस बनाए गए जिसमें से तकरीबन 10 से 12 केसेस में बरियत हो गई है, जिसमें ये भी केस शामिल है। तो साइफर तो था इस बेस के ऊपर बरियत हुई है कि कोई सवाल नहीं। देखिए साइफर था, साइफर जो है उसको डीक्लासिफाइड किया गया, डीक्लासिफाइड करके कॉपियां जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो प्रोसेस है वो भिजवाई गई, लेकिन एक कॉपी भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद ही नहीं, ना पेश की गई। दूसरी बात ये कि जिस तरह से सारे केसेस चलाए गए, गुम गई। देखिए खान साहब के ऊपर ये कहा गया कि आपके पास कॉपी आई और आपने वापस नहीं की, आप अपने पास रख ली। तो उन्होंने हमेशा अपना ये मौक़िफ़ रखा कि जब कॉपी कोई भी चीज़ आती है पीएम ऑफिस के अंदर तो वो केयर टेकर जो है पीएम नहीं होता, उसका जो स्टाफ होता है, जो सेक्रेटरी होता है, उसकी निगरानी होती है। यानी वो जो नाम चला भी कि आजम खान साहब को जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है। देखिए आजम खान, बिल्कुल आजम खान, क्योंकि आजम खान से बयान लिया गया, आजम खान को पहले अगवा किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली जो है दरखास्त देती है, फिर अचानक से बरामद होकर 164 की वो स्टेटमेंट जाकर रिकॉर्ड करवाते हैं और वो हर चीज़ पूरी दुनिया ने देखी है। दूसरे नंबर पर ये कहते थे पहले कि साइफर आया नहीं, फिर ये कहते थे कि साइफर आया उसको गुम कर दिया गया, फिर ये कहते थे कि साइफर के अंदर ये था नहीं। 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें ये बात एडमिट की गई कि साइफर आया और उसके ऊपर डीमार्च किया गया। प्रोसिक्यूटर ने इस केस में भी एडमिट किया कि जो उन्होंने कहा है वो कि वो मतन जो कि इमरान खान कह रहे थे कि अगर तुम वजीर आजम को नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतोगे, तो वही कंटेंट तस्लीम किया प्रोसिक्यूटर ने कि यही कंटेंट था साइफर का। अब जब उसने तस्लीम कर लिया तो अदालत ने पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, किसी मुल्क के साथ तल्लुकात खराब हुए हैं, तो आप इस बात के ऊपर कि नुकसान हो सकता है किसी मुल्क के साथ तल्लुकात खराब होने के ऊपर, तो आप किसी को 10 साल अंदर रख लेंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि नुकसान जो आप कहते हैं कि दूसरे के साथ हुआ है या हो सकता है, तो फिर ये बताएं कि कौन सा नुकसान प्रैक्टिकली आप दिखा दें कि कोई तल्लुकात खराब हो गए, आपके वीजे बंद हो गए, आपकी तजारत बंद हो गई है, आपकी किस तरह से उनके साथ नुमाइंदों की तरफ से ये भी आया कि सजा का जो टाइम है ना उसके ऊपर नजरसानी अदालत कर सकती थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि एक्सट्रीम पनिशमेंट दे दी गई है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि आप सजा खत्म कर दें। ये मसला हुआ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि साइफर आया, साइफर जो है उसको डिक्लासिफाइड किया गया और एक वज़ीर आज़म जो है उसके हलफ के अंदर है कि कोई भी ऐसा मामला जो कि वो समझें कि कौम को बताना, मुल्क को बताना ज़रूरी है तो वो बता सकते हैं। अब उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की और उन्होंने कौम को बताया कि ये बाहर से साजिश हुई और उस साजिश के तहत हटाया गया है। बाहर से कोई मुदाखलत करता है, अंदर वाले लोगों से एग्जीक्यूट करते हैं, आप अवाम के पास जाते हैं जिन्होंने आपको मुंतखब किया है, आप अवाम को बताते हैं कि ये हुआ है। वो कहाँ की गद्दारी? गद्दारी तो वो की जो बाहर से कोई मुदाखलत कर रहा है। एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसी लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जिससे आपकी हुकूमत जो है, आपके वज़ीर आज़म को हटा दिया गया। उस लैंग्वेज के ऊपर कोई इतराज नहीं है, उस लेटर के ऊपर कोई इतराज नहीं है इनको। वो कहते हैं वो ठीक हुआ है, लेकिन इसने क्यों बताया है आवाम को कि ये जनाब बाहर से मुदाखलत हुई और उस मुदाखलत को एडमिट भी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के रिमार्क्स थे कि अगर ऐसा हुआ है तो कोई क्यों ना बताए अपने अवाम को कि क्या हुआ है। लेकिन इसके अंदर फिर भी बिफोर आई गो ऑन, आपको लगता है कि अभी प्रोसिक्यूशन हुकूमत अपील में जाएगी इस मसले को लेकर? अपील में जाएगी तो सलमान सफदर साहब ने कहा जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, कुछ भी नहीं है, नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर ये जाएगी भी और उसमें एडमिट नहीं होगी, नोटिस ही नहीं होंगे और उसके अंदर कोई चीजें
जायज़ नहीं है, क्योंकि खान साहब इसमें बाइज्जत बरी हुए हैं। ट्रायल के अंदर गलतियां हर केस के अंदर की गई हैं। ये कह देना कि प्रोसिक्यूशन जो है वो उन्होंने केस सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, जो आपने केस बनाया वो उस केस के ऊपर, उस मौक़िफ़ के ऊपर, उस मौक़िफ़ बिल्कुल उस मौक़िफ़ के ऊपर वो जो हदायत उनको मिली उसके ऊपर कायम रहे। और यही लोग थे जिन्होंने सजाएं दिलवाई, यही लोग थे जो ट्रायल कोर्ट के अंदर वकील थे। आप कह रहे थे ना जुल्फ़िकार साहब को, आप कह रहे थे कि ये गलत थे, हामिद साहब थे तो इनको चेंज किया गया या वो आए नहीं, तो जुल्फ़िकार साहब भी ट्रायल के अंदर वकील थे। मैं ये प्रोसिक्यूशन वाला सवाल पूछती हूं, जी बिल्कुल वकील थे। मैं निहाल हाशमी से पूछती हूँ प्रोसिक्यूशन वाला, सर एक तो पॉलिटिकल एंगल से ये कहिएगा कि वो जो एक पूरा नैरेटिव है कि गद्दारी हो गई मुल्क के साथ, साइफर को लहरा कर शायद कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है उसको वो कर दिया गया, खुफिया डॉक्यूमेंट दिखा दिया गया लोगों को। सर पहले तो वो हवा गुब्बारा जो है वो उससे हवा निकल गई है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि वो जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था इमरान खान के खिलाफ वो खत्म हो चुका है, वो दम तोड़ चुका है। दूसरा ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है उसने अपना केस अच्छा लड़ा। आप इत्तेफाक करते हैं? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक शख्स जो एतराफ कर चुका है एक जुर्म का, प्रोसिक्यूशन उसको भी साबित नहीं कर सकी, तो इसका मतलब उन्होंने अपना काम नहीं किया। देखें, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में जो ट्रायल कोर्ट होता है मर्डर केस का, वो होता है सेशन में। सेशन में मुकदमा नहीं चला और डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले गए मौलवी मुश्ताक साहब के कोर्ट में। इसी तरह से मोहम्मद, तो ये एक प्रोसीजरल बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हमारे वकीलों को, हमारी बरादरी को चाहिए और इस मुल्क में जो सिविल सोसाइटी है इसको चाहिए कि हम ये कहें कि जो जहां पे जिस तरह से अदालत में चलाना चाहिए चलाएं। अगर कोई बरी होता है एविडेंस के बुनियाद पे तो हो जाना चाहिए, और अगर जो कन्विक्शन होता है तो हो जाना। इसी तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आप केस देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब और उस वक्त की जो मॉनिटर बेंच थी वो डायरेक्शन देती है नैब कोर्ट को, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जजमेंट, कि 3 नैब के केस इनके ऊपर कायम किया जाए। तो इस मुल्क में एक मजाक बनाया हमने अदलियाती निजाम को भी, जो हमारी सो कॉल्ड एलीट है, सो कॉल्ड, वो मजाक आज भी जारी है और वो काम आज भी जारी है। तो फिर इसका मतलब इनका मौक़िफ़ तो दुरुस्त साबित हो गया ना? फिर तो इनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं साबित हो गया। एक मिनट जरा सुन ले ना, प्लीज सुन ले। अगर ये साइफर वाला केस किसी ट्रायल कोर्ट के 10 साल के प्रैक्टिस वकील को दिया जाता तो इसमें मेक आउट कर लेता वो कि हाउ टू इम्प्लीकेट एंड हाउ टू मेक आउट अ केस। मगर ये हर बात में, कई वक्तों में, मैं किसी बैरिस्टर की सिविल साइड को नहीं, एक तबका है हमारे मुल्क में जो समझता है कि हर मसले का हल उसके पास है, और वो सिविल हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या क्रिमिनल हो, हर केस या नैब का केस एक ही तरह लिंग अराउंड। गवाहों की बड़ी, मैं कहता हूं क्रिमिनल केस में 2 गवाह काफी होता है। एक आदमी एविडेंस देता है, दूसरा कॉर्पोरेटिव होता है, बस दैट इज सफिशिएंट, और तीसरा आईओ होता है। उसके बाद जरूरत नहीं होती किसी की। हमारे मुल्क में नैब में आप जाएं 150 गवाह होते हैं, 150। भाई किस बात के लिए गवाह होते हैं? हर पेज के लिए गवाह होता है। पैसा कौम का जाया करें, तो मैं ये समझता हूं हमें इसको भी रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू। ये बात तो आप माने कि इमरान खान साहब ने 12 कहा कि मुझे, कभी कहते हैं शोधी शहजादे ने हटाया, कभी कहते हैं मौसिन नहीं सर, किसने और फिर ये जुर्म, अगर मैं वकील होता ना, मैं होता तो मैं इस तरह से लेके जाता, अगर मैं प्रोसिक्यूटर होता, कि जी क्या आपने पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया, क्या आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या आपने हमारे, चलो डिफेंस की जो सब कमेटी थी उसमें आपने डिस्कस कर लिया, क्या इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लिए, क्या आपने ओपिनियन लिए फॉरेन ऑफिस के कि उसके बाद जाके लहराते? ये उनको देखिए सेक्रेटरी, यानी आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी थी, कमजोरी खैर जिसकी भी थी सर, बात नहीं आ जाती है कि नैरेटिव जो है वो खत्म हो गया। सर मुझे सुन ले मेरी बात, 100% देखिए हम एकेडमिक बात करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कर सकें, आइंदा हम गलती ना कर सकें। सर इजाजत दें अगर तुम्हें आप ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत खास आप अंडर ओथ हैं, एंड व्हेन यू आर अंडर ओथ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आप कहते हैं कि मैं कोई चीज राज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और आप पब्लिक डिक्लासिफाई कर दिया था, डिक्लासिफाई कर दिया था, राज नहीं डिस्क्लोज करूंगा। अगर आप के मुल्क के अंदर मुदाखलत हो तो आप नहीं बताएंगे, अगर आपके मुल्क के साथ कोई गद्दारी कर रहा हो तो आप नहीं बताएंगे, अगर आपके मुल्क के ऊपर हमला कोई कर दे टैंक लेकर, आप कहेंगे कि आप आवाम को नहीं बताएंगे, ये कैसी बात है? और साबित हो गया हाई कोर्ट में कि कौन गद्दार था और कौन वतन पाकिस्तानी था। अल्हम्दुलिल्लाह। You cannot go.
आप बादशाह वजीर आजम बादशाह नहीं होता, ये अकाउंटेबल होता है, आइन और कानून के दायरे में रह के। यही तो बात है ना, यही तो अलमिया है ना, यही तो अलमिया है कि जब भी कोई हक की बात करता है तो फिर उसे यही कह दिया जाता है। जा सकता है ना, आर्मी चीफ जा सकता है ना, प्रेसिडेंट पाकिस्तान जा सकता है ना, गवर्नर जा सकता है ना, वजीर आला जा सकता है। हर किसी के लिए आइन और कानून का दायरा है। चले, आई थिंक सर ये भी आप कह रहे हैं एकेडमिक डिबेट की बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, तो आई थिंक मैं हसन साहब से तफसील सवाल ब्रेक के बाद ही करती हूँ ताकि उन्हें इंटरप्ट ना करना पड़े। ब्रेक लेते हैं, व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें कि कुछ साइफर केस के हवाले से भी मखसूस नशिस्तों का केस जो है उसकी आज समाअत हुई है, उसके हवाले से भी हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं। सर थोड़ा सा आज की जो समाअत है उसके ऊपर मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, आपका ओपिनियन भी लेना चाह रही हूँ कि सर आइन का आर्टिकल 51 जो है उसका तस्करा हुआ। 6D और 6E के मुताबिक कहा गया जी कि मखसूस नशिस्तें जो है मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत जो है सियासी जमात को मिलेंगी। अब सर यहाँ पर सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो सियासी जमात किसको तस्लीम करती है, ये एक सवाल है। इलेक्शन कमीशन की जो डेफिनेशन है उसके तहत तो PTI भी सियासी जमात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी सियासी जमात है, तो क्या ये नशिस्तें PTI को भी मिल सकती हैं? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अगर PTI को चले नहीं मिल सकती तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बहरहाल इस वक्त एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो उनको फिर क्यों नहीं मिल सकती? देखें, बात ये है कि एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है कि जब आप खालिस्तन कोई कानूनी या आईनी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो हक बनता है कि हम आपको और नाजरीन को कानूनी और आईनी हवाले से बात करें। अगर वो किसी एक पार्टी के खिलाफ चली जाती है बात या उनकी सोच के खिलाफ होती है तो वो फिर जो सूरत हाल है बीच में इंटरप्शन होना शुरू हो जाती है। मैं सिर्फ अपने दो मुअज़्ज़ज़ जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी इजाजत से बात करना चाहूंगा, अगर इंटरप्ट ना करें तो। जी सर। गुजारिश ये है कि देखें, जो इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी रजिस्टर होती है उसको पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, और इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्स पार्टी की एक लिस्ट शाया की थी जिसमें तहरीके इंसाफ का भी रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे नाम था और दूसरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी। हुआ ये कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले का निशान नहीं दिया गया जी। मैं उसकी में नहीं चाहता कि वो गलत था या सही था, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो ये थी कि PTI को बल्ले का निशान नहीं दिया गया और मजबूरन जो उनके उम्मीदवारान थे उनको आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो रजिस्टर्ड पार्टी की लिस्ट में मौजूद रही है। मीनिंग देयर बाय के निशान ले जाने से या निशान छीन जाने से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो हैसियत है वो अपनी जगह पे कायम और दायम रही कि वो रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे उसकी हैसियत रही। अब आप देखें कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और जब आप सामने लाएं तो दोनों में कदर मुश्तरक एक है और स्टेटस एक जैसा है। वो ये है कि दोनों एक उम्मीदवार अपने अपने सिंबल के इलेक्शन नहीं लड़ा। इवन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा तो वो आजाद हैसियत में लड़ा। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कट ऑफ डेट से पहले अपनी रिजर्व सीट्स के लिए प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दी थी, वेयर एज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्ट है कट ऑफ डेट से पहले दे दी थी। जब अरकान मुंतखब हो गए तो उनको चॉइस थी कि वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते थे। इन्होंने थोड़ी सी, मैं समझता हूं कि जो मेरे माइंडसेट के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक और समझ के मुताबिक शायद PTI के जो आजाद उम्मीदवारान थे जो मुंतखब हुए थे उनसे गलती हो गई और उन्होंने इंतखाब कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। गो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी तो बन गई उनकी शमूलियत से, लेकिन लिस्ट नहीं थी। लेकिन लिस्ट नहीं थी। वेयर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी तो ना बन सकी, लिस्ट मौजूद थी। अगर वो चले जाते तहरीके इंसाफ में तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल इलेक्शन कमीशन
आई हैव टेकन योर पॉइंट से, मुझे इजाजत देंगे क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा मेरे पास कम है। ये जो आपने बात की ये आज अदालती रिमार्क्स के अंदर भी पंजोता साहब एक जज साहब की तरफ से ये पॉइंट रेस किया गया कि इन्होंने जल्दबाजी की है किसी और जमात को ज्वाइन करने में, या आज़ाद रह लेते या उस वक्त पीटीआई ज्वाइन करने की कोशिश करते। और ये बात मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि इलेक्शन के दिनों में लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये बात एक दो जगह पे हमारे प्रोग्राम्स में आके कही कि पीटीआई इज स्टिल अ पार्टी, हम जीतने के बाद पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया? देखिए, पहली बात तो है कि 3 हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि कोई इनका जो है इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। सबसे पहले 2022 में, फिर 23 के अंदर ये कहा गया कि 20 दिनों के अंदर उन्होंने आज ये भी कहा कि तीसरी दफा भी हो गया, 3 दफा हुआ है ना, 3 दफा हुआ है। सही से कराते ना, वो कहते हैं ठीक से नहीं कराया। अच्छा, नून लीग के उन्होंने चेक किए, क्या पता कर लें, अभी तो हुए कर लें। बात है ना कि वो तो साइड लेते हैं ना, सिर्फ उनकी और हमारे खिलाफ हैं, साइड लेते हैं। तो डेफिनेटली अब 50 मिसालें आपके पास, 50 दरखास्तें जो लगी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की पिटीशन के ऊपर वो कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने केस किया तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, समाअत हो रही है और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। तो इसमें उन्होंने बात जनरल की है, अदरवाइज तो आपने अलामिया में देख लिया होगा। और हमने जो बार बार सदा की उसी वजह से की। देखें, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात तो यह कि हमसे बल्ले का निशान लिया गया। हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर गए, टिकट्स हमने जमा करवाए। उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप पीटीआई के जो है वो प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ सकते इलेक्शन, मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। और उन्होंने कहा कि ये लिस्ट है, बल्ले का निशान उसमें था ही नहीं। हम तो चाहते थे कि बल्ले का निशान मिले। लीगल पॉइंट तो है जो अभी बादशाह साहब कह रहे हैं कि पार्टी तो थी ना, पॉलिटिकल पार्टी तो अभी भी है, वो पार्टी थी, लेकिन इलेक्शन आपको पता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन हमारा लटकाया हुआ है, वो निशान दे नहीं रहे। और यही कहा गया कि आपसे बल्ले का निशान लिया है तो अब आपको आजाद जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं पकड़ रहा। ये कह रहे हैं कि अब देखें, अवाम ने जिस जमात को वोट दिया है, आप उससे हटाकर किसी और को सीटें कैसे दे सकते हैं? और इस वक्त पार्लिमानी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिफिकेशन किया है, क्योंकि 2 सीटें वो जीत चुकी है और हमने शमूलियत की है। खत्म हो गया, वरना इस पे बात करती हूं। लिस्ट कौन सी, लिस्ट नून लीग के पास, नून लीग की कौन सी जमा हुई थी या दीगर जमातों की कौन सी हुई थी? बाद में ली गई है ना, जब उनको सीटें अलॉट की गई हैं। हाशमी साहब कुछ ऐड कर, ब्रीफली ऐड कर दीजिएगा। जी सर। जी हाँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, देखिए जी, हमारी माहिराना राय एक तरफ सबकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुला के पूछा जाए कि आइन और कानून के तराजू में क्या बेहतर होता है। मैं तो समझता हूँ जैसे हमारे खालिद हुसैन ताज एक एडवोकेट है, वो ज्यादा अच्छा राय और तजिया कर देते इन मामलों में। और अवाम ने इनको नहीं दिया, अवाम ने खालिसतन इंडिपेंडेंट्स को दिया है। अवाम ने इंडिपेंडेंस नून लीग के थे, इंडिपेंडेंस नून लीग के थे, नहीं, या हम एस्टेब्लिशमेंट के थे। कैसी बात करते हैं? हम तो पीटीआई से लड़े हैं, खान साहब की टिकट, खान साहब की हमायत के ऊपर, उनकी जमात की हमायत के ऊपर लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हक की तरफ खड़े हैं। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पे बात करती हाशमी साहब रह जाते तो आप आज मैं बात करती हाशमी साहब। लेकिन वैसे इस केस की 2 दिन से जो समाअत हो रही है उसके अंदर जजेस ने भी ये बात कही है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये किसी सियासी जमात की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, खाली आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे। वक्त खत्म हो गया, सभी मेहमानों के बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।